एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि बताया था मैंने आपको कि ये आज हमारी रिवीजन क्लास होगी जो कि एवरी संडे होगी। पूरे वीक में हमने 3 डेज़ की क्लासेस में हमने जो भी कुछ पढ़ा है वो हम संडे को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एवरी संडे आपकी क्लास होगी। तो इसको हम क्लास को आपका वीक 1 होगी ये हमारी, देन इसी तरीके से वीक 2, वीक 3, वीक 4, एवरी वीक ये आपकी रिवीजन क्लास होगी। तो आज जो हम रिवीजन करने वाले हैं वो चैप्टर 1, 2 एंड 3 का करने वाले हैं, जो हमने क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंप्लीट किए हैं। चैप्टर 1, 2, 3 वो हम आज करने वाले हैं। इन तीनों की चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में चैप्टर को पढ़ना है तो भी आप वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत इनफ टाइम दिया है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल की कर सकते हैं और अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये अटैम्प्ट देते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ही उसका जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया है। आगे और कुछ सालों में सीटेट क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप सीरियस हैं एग्ज़ाम की क्लियर करने के लिए तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ना खोएं। ठीक है, तो आज की हम रिवीजन क्लास में करेंगे चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर अगर हम 1 की बात करें तो वो हमने किया था, पढ़ा था विविधता की समझ। ठीक है, इसमें आपने समझा था कि विविधता क्या होती है। विविधता जैसे कि हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर मैं कोई भी इमेज यहाँ पर बनाती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि आप भी कोई एक इमेज बनाइए, तो जो मेरी इमेज होगी और आपकी इमेज होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता, हर कोई अलग अलग होता है। भारत में भी ये आप देखते हैं कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपकी बोली में चेंज आता है, आपके खान पहन में चेंज आ जाता है, आपके रहन सहन में, आपके रीति रिवाज कल्चर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब विविधता है और भारत विविधताओं वाला ही देश कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें आपने विविधता में 2 जगह के बारे में पढ़ा था। पहला उसमें आ जाता है आपका लद्दाख और दूसरा आ जाता है आपका केरल। ठीक है, 2 जगहों के बारे में पढ़ा था। अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख को जो फेमस है वो कश्मीर जो फेमस है वहाँ पर, वो किसके लिए फेमस है, वो है आपका पश्मीना शॉल के लिए। ठीक है, पश्मीना शॉल के लिए वो वहाँ पर फेमस है। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट आ जाता है कि जो वहाँ का प्राचीन ग्रंथ है तिब्बत का, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तिब्बत का आपका प्राचीन ग्रंथ वो है आपका केसर सागा। केसर सागा आपका वहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध एक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ये हो गया आपका लद्दाख के बारे में। अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल में आपका आ जाता है, केरल जो आपका फेमस है वो है आपके मसालों के लिए फेमस। मसालों में भी कौन कौन से मसाले सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिलते हैं, आपका आ जाता है काली मिर्च, आपका आ जाता है लौंग और आपका आ जाता है इलायची। ठीक है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, इस सब के लिए केरल यहाँ पर फेमस है मसालों के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो केरल में होती है वो है चावल की खेती। चावल की खेती के लिए जो यहाँ की मिट्टी और जलवायु है, मिट्टी और जलवायु वो काफ़ी उपयुक्त है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केरल। लद्दाख आपको पता चल गया कि कश्मीर में पश्मीना शॉल के लिए वो फेमस होता है। तिब्बत का एक प्राचीन ग्रंथ है जिसको केसर सागा कहा जाता है। और केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल में मसालों के लिए फेमस है, जो किया जाता है आपका काली मिर्च, लौंग और इलायची। चावल की खेती के लिए यहाँ पर की जो मिट्टी है और जो जलवायु है वो बहुत उपयुक्त है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि चावल का इडली बन गई, डोसा हो गया, या वो मछली चावल बहुत खाते हैं उधर के लोग। तो ये सारी चीज़ें ही है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर में वो आ जाता है
पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक, लाल नेहरू की बुक, इन्होंने कौन सी बुक में भारत की एकता के बारे में कहा है? वो है आपकी भारत की खोज। ये आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो भारत की खोज है वो बुक किसने लिखी है? वो आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस बुक में विविधता की बात करी है, भारत की एकता की बात करी है? तो वो आ जाती है भारत की खोज। ठीक है, तो आपकी ये बुक हो जाती है। इसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट चैप्टर था चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 1 क्लियर हो गया। चैप्टर 2 में आपका आ जाता है विविधता और भेदभाव। विविधता और भेदभाव। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आ जाता है आपका विविधता और भेदभाव। अगर हम बात करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो आपने इसमें पढ़ी थी, इसमें आपने जाना था पूर्वाग्रह के बारे में। अब ये पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है एक तरीके का स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब जब आप किसी चीज़ के बारे में एक कुछ प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये इंसान ऐसा ही है, या आपने एक समूह के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उस समूह में के बारे में आपको कोई एक लोग मिलता है, जैसे कि अगर कोई एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें आपको पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ तो ड्रिंक करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या आइडिया लगा लेंगे कि भाई जितने भी ये लोग होते हैं इस सोसाइटी के, इस समूह के, इस ग्रुप के, वो सभी ड्रिंक करते होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये एक पूर्वाग्रह हो गया। पूर्वाग्रह मतलब एक अनुमान लगाना किसी एक को देखकर उसके पूरे समाज के बारे में, जिसको हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी एक और चीज़ आई थी यहाँ पर, लड़की और लड़के में भेदभाव के ऊपर, कि लड़कियों की चीज़ें पहले से डिसाइडेड हैं कि भाई ये प्रोफेशन है जो लड़कियां कर सकती हैं, और लड़के के लिए हर प्रोफेशन ओपन है। अगर लड़का शेफ़ बन जाता है तो आप कहते हैं नहीं भाई लड़के कैसे कुकिंग कर सकते हैं, लड़के किचन में कैसे जाते हैं। और लड़की अगर पायलट बन जाती है तो भी ये होता है कि भैया लड़की हवाई जहाज कैसे चला सकती है। तो मतलब अगर टीचिंग का काम होता है या नर्सिंग का काम होता है तो पहले से ही डिसाइड होता है कि भाई ये लड़कियां ही बहुत अच्छा करेंगी, क्यों लड़के नहीं कर सकते। और लड़के की अगर बात करी जाती है तो उसका कि भाई वो किचन में उसका क्या काम है, वो लड़कियों के काम क्यों करता है। तो ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा एक भेदभाव है, एक स्टीरियोटाइप है जो लड़के और लड़की को लेके बनाया गया है। अगर आपको मैं बात करूं तो ये वाला जो आपका टॉपिक इसमें आ जाता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आया ही आया है स्टीरियोटाइप के ऊपर। ठीक है, लड़के और लड़की में भेदभाव क्या होता है, जैसे लड़की अगर नर्सिंग का काम कर रही है तो किस तरीके की सोच को दर्शाता है, स्टीरियोटाइप को दर्शाता है वो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें एक और पॉइंट आ जाता है कि पहले जितने भी विकलांग बच्चे थे, ठीक है, विकलांग अगर हम बच्चों की बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं तो हम पहले उनको क्या किससे कहकर संबोधित करते हैं कि ये विकलांग है, इनके हाथ में कोई परेशानी है, इनके पैर में कोई परेशानी है। तो अब उन्हें क्या कहा जाता है? अब उन्हें कहा जाता है खास ज़रूरतों वाले बच्चे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि उनको किस तरीके से बोला जाता है, उनको बोला जाता है खास ज़रूरतों वाले बच्चे। अगर हम बात करते हैं रूढ़िबद्ध धारणा की, रूढ़िबद्ध धारणा उस टाइम पे क्या क्या होता था? पहले के टाइम पे जितने भी दलित लोग हो गए या नीचे जाति के लोग हो गए, उनको बहुत ही ज़्यादा हीन दृष्टि से देखा जाता था। जैसे कि मैंने 4 वर्गों के बारे में आपको बताया था, जिसमें आ जाता है सबसे पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये सबसे उच्च जाति मानी जाती थी। उसके बाद ये, फिर ये, और इसको बोला जाता है कि आप तीनों वर्णों की सेवा में रहोगे। ठीक है, इनको कहीं भी आने जाने नहीं देना दिया जाता था, ये मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कोई भी अगर ऊंची जाति के लोग कोई काम कर रहे हैं और ये छू देते थे उस चीज़ को, तो उसको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से खराब माना जाता था कि आपको ये सब करने की इजाज़त नहीं है। तो इसी में एक बहुत बड़े जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, मैं उनका नाम बताती हूँ, बी आर अम्बेडकर साहब। तो इन्होंने क्या किया था, ये भी दलित वर्ग से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इन्होंने दलितों के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था। ठीक है,
दलितों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, आंदोलन किए थे कि उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, समानता का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। ये आपकी इस चीज में आ जाती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपको समझ में आ गया। इसमें हमने विविधता और भेदभाव किया, स्टीरियोटाइप के बारे में जाना, लड़के और लड़की से संबंधित पूर्वाग्रह हो गया, विकलांग को हम क्या बोलते हैं, खास जरूरतों वाले बच्चे बोलते हैं, 4 वर्ण होते हैं जिसमें ब्राह्मण को उच्च कैटेगरी में रखा जाता है, शूद्र को निचली कैटेगरी में कहा जाता है, दलित जो हो गए इनके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया गया, जिन्होंने BR अम्बेडकर साहब ने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करे और उनको समानता का अधिकार दिलाने के लिए बहुत उन्होंने प्रयास करे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा था सरकार। अब सरकार क्या होती है? ठीक है, सरकार को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि सरकार आपका काम करती है किस किस स्तर पर, अगर हम यहाँ पर बोलें सरकार के स्तर, सरकार के स्तर इसमें आ जाते हैं। पहला आ जाता है स्थानीय, दूसरा इसमें आ जाता है आपका राज्य, और तीसरा इसमें आ जाता है आपका राष्ट्रीय। सरकार क्या होती है? हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आपको पता है। चुनाव के बाद आप किसी एक नेता को चुनते हैं, नेता को चुनने के बाद वो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सारे कार्यभार को संभालता है और उसके अनुसार कार्य करता है। 5 साल का उसको टाइम दिया जाता है। 5 साल के बाद फिर से चुनाव होते हैं, फिर से आप उस नेता का जज करते हैं कि जो जो चीज़ें थी उसने काम करे या नहीं करे। अगर आपको लगता है कि उस नेता ने कोई भी काम नहीं करा है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी दूसरे नेता को चुन सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार आपके पास है, ये अधिकार आपके पास होता है। ठीक है, अब ये अधिकार किस में आता है? ये आता है आपका लोकतंत्र में। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्री सरकार ये होती है कि इसमें आप अपने इसमें जो चुनाव का जो प्रतिनिधि करती है वो क्या करते हैं? जनता। जनता इसमें मेन रोल निभाती है, वही अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसको ही एक एक एरिया का एक चुनाव होता है, उस एरिया में से उसको लीडर चुना जाता है, फिर उससे ही उम्मीद रखी जाती है कि अगर भाई हमने आपको चुना है तो आपको ऐसे ही फालतू टाइम पास के लिए नहीं चुना है, आपको हमारे लिए कुछ कार्य करने हैं। ठीक है, तो वो कौन सी सरकार होती है? वो होती है लोकतंत्रीय सरकार। अब अगर बात करते हैं हम राजतंत्रीय सरकार की, राजतंत्र, राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र में होता है राजा, फिर उसके बाद राजा का बेटा, फिर उसके बाद क्या होता है? उसका बेटा। समझ गए आप? जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती रहती हैं, इस तरीके से। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में नेता को आपको हिसाब देना पड़ेगा कि पूरी साल उसने क्या क्या काम करवाए, कहाँ पर सड़कें बनवाई, कहाँ पर विद्यालय बनवाए, कहाँ पर हॉस्पिटल बनवाए, क्या क्या स्कीम उन्होंने गरीबों के लिए निकाली जिससे उनको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। राजा और राजा रानी के ने भी है, इन लोगों को, जनता को कोई भी हिसाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी से एक अपनी एक सभा होती है जिसमें ये सबके साथ में निर्णय अपना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ये चीज हो गई लोकतंत्र और राजतंत्र। ठीक है, अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो आपका आ जाता है 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 की अगर हम बात करते हैं तो जो तेलंगाना है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, 29वां राज्य बना। ठीक है, अब एक और चीज इसमें आ जाती है, वो आती है आपकी 31 अक्टूबर 2019 में कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसमें पहला आ जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा आपका आ जाता है लद्दाख। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इसमें 2 चीज़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इसमें पॉइंट है, पहले क्या था? पहले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उसके लिए लोगों ने बहुत संघर्ष करी। कुछ ही लोग थे जो वोट देने का अधिकार रखते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बहुत ज़्यादा आंदोलन किए गए जिसमें महिलाओं को अधिकार दिया गया वोट देने का, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, हर किसी को वोट देने का अधिकार है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए गए, और गांधी जी की बुक है यंग इंडिया, यंग इंडिया
उसमें इन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से लोगों को वोट देने का अधिकार दिलवाया गया, किस किस तरीके से आंदोलन करे गए जिससे कि महिलाओं को अधिकार मिल सके, समानता का अधिकार मिल सके। ठीक है, तो ये आपके 3 चैप्टर थे जिनको हमने पढ़ लिया है। क्या क्या चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में आपकी पढ़ी थी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में विविधता हो गया, चैप्टर नंबर 2 में आपका भेदभाव और विविधता हो गया, चैप्टर नंबर 3 में आपने सरकार के बारे में जान लिया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया चीज़ें। अब मैं आपको फिर से एक बार शेड्यूल बता देती हूँ। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तीनों दिन आपकी क्लासेस हो रही है। इवनिंग में 7 बजे आपकी क्लास होती है। ठीक है, और एवरी संडे आपका रिवीजन होता है। जो भी आपने इन तीनों दिन की क्लासेस में आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हम संडे को करते हैं। अगर कभी आप पूरी पूरी क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, संडे की आप रिवीजन क्लास लीजिए। उसमें भी आपको सारा कंटेंट, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको सब इस क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए अगर आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो। यहाँ पर मैं SST की कंप्लीट स्टडी आपको कराऊंगी विद PYQ। जितने भी आपके PYQs हैं, जितने भी आपके डिटेल में डिस्कशंस हैं, वो सब कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको SST की कंप्लीट यहाँ पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें जो लोग SST की प्रिपरेशन करने हैं और जो अपना जुलाई वाला एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि आपकी कल मंडे को होगी। थैंक यू।